Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. Today, let's discuss the 10th chapter of Class 7 NCERT Science textbook, Respiration in Organisms. Here's a brief overview about how we are going to deal this topic. This chapter. The broad topics are breathing, respiration and breathing in other organisms. In breathing, we will discuss about its meaning and the process involved in breathing. In respiration, we will discuss about the meaning of respiration, types of respiration, that is cellular respiration, aerobic, anaerobic and all these things. And we will also talk about respiration in plants. And the last topic that we will deal in this chapter is breathing in other animals such as cockroach, frog, earthworm and fish. Probably we will need 3 video lectures to complete this the series of this chapter, and today is the first one. Today we will talk about breathing. चैप्टर की शुरुआत बूझो के मन में आए हुए एक सवाल से होती है कि क्यों अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग वैरी कर जाता है, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसका स्पीड क्यों वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी दैट वी आर परफॉर्मिंग. It's a very beautiful question and we will have an answer of it in this video itself. But before that we need to understand what is breathing. Breathing है क्या? अपने हाथ से अपने नाक और मुंह को कुछ देर तक बंद करके बैठने की कोशिश कीजिए. जितने देर आप नेचुरली बैठ सके. डोंट फोर्स योरसेल्फ टू कंटिन्यू द प्रोसेस. कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे दैट यू हैव स्टार्टेड फीलिंग अनईजी. आप नाक और मुंह दोनों को बंद करके बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं बिकॉज यू आर हैम्परिंग वन ऑफ द वेरी वाइटल लाइफ प्रोसेस दैट इज ब्रीदिंग. यहाँ जो प्रोसेस हैम्पर हुआ है वही ब्रीदिंग है. जो चल रहा है वो है सांस लेने की क्रिया और इसी को ब्रीदिंग कहते हैं. और ब्रीदिंग पार्ट है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन अल्टीमेटली अगर हम हमारे केस की बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो सांस लेने में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो एयर इनहेल कर रहे हैं, उसमें जो ऑक्सीजन जा रहा है उसको यूज़ करके ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल्स को इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट. टेक्निकली अगर इन सारे टर्म्स को डिस्कस करें तो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है. एक है हम सांस ले रहे हैं और इसमें हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन. एंड द सेकेंड प्रोसेस इज़ एक्सहेलेशन, जिसमें हम सांस छोड़ रहे हैं और उसमें भी हम एयर को ही एक्सहेल आउट कर रहे हैं अपने बॉडी से, अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू. एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम ब्रीद आउट कर रहे हैं. इन सब के लिए स्पेसिफिक टर्म्स है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज इनहेलेशन. Similarly, the process of giving out air rich in carbon dioxide is known as exhalation. यह inhalation और exhalation, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन मिल करके जो कॉन्स्टिट्यूट करता है उसे हम कहते हैं वन ब्रीथ. Breathing is the process of inhalation and exhalation. That's it for technicalities and we have understood what it means. Next thing is rate of breathing. 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले लेते हैं उसको कहा जाता है रेट ऑफ ब्रीदिंग. मतलब 1 मिनट में कितनी बार इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन हो रहा है, इसको अगर काउंट किया जाए तब जो रेट मिलेगा दैट रेट इज ब्रीदिंग रेट. डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी दैट वी आर परफॉर्मिंग, यह ब्रीदिंग रेट वैरी कर जाता है. यहाँ इन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करिए. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो बड़े आराम से हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे बैठकर पढ़ना, बैठना या सोचना या लेटना, सोना. यह सारी चीज़ें हम बड़े आराम से परफॉर्म कर लेते हैं. इसमें हमें कोई एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. हमारा बॉडी एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो हमें एडिशनल एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है. कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है. चलने के लिए बैठने के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी चाहिए. नाउ हियर यू कैन सी
कि एक पर्सन जो बैठा हुआ है और दूसरा पर्सन जो चल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो बैठे हुए इंसान में जो ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी स्लो है, वही कोई इंसान अगर चल रहा है तो उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग कंपैरेटिवली हायर होगा। क्यों? क्योंकि चलने में बैठने से ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम ऐड कर दें इसमें कि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली बैठने और चलने से ज़्यादा एनर्जी चाहिए दौड़ने में। तो ट्राई टू ऑब्जर्व द रेट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यू विल क्लियरली सी कि वैसे प्रोसेसेस जिनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनको उस समय, वह एक्टिविटी को करते समय हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई हो जाता है। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो उससे जो ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है, प्रिसाइसली आई एम टॉकिंग इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे कि ऑक्सीजन इनहेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वह कैसे फुलफिल होगी? तो ये ऑक्सीजन उस साइट पे जाएगा और वहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा फूड मटेरियल का और वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इन टर्न विल बी यूज्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी दैट यू आर परफॉर्मिंग, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंजेस। आई होप बूझो को उसके क्वेश्चन का आंसर इस डिस्कशन से मिल गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज हाउ डू वी ब्रीथ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब एक एयर को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स हमारा इन्वॉल्व है, कौन सा ऐसा मतलब किस सीक्वेंस में एयर कहाँ से कहाँ जा रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पाथवे फॉर फ्लो ऑफ एयर इज नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स से एयर जाएगा आपके नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से यह विंड पाइप में होते हुए लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स से एक्सचेंज ऑफ एयर होगा बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में। यह लंग जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्टेड रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एयर इंटरनली यहीं से हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए, इसको संभाल कर रखने के लिए एक्सटर्नल जर्क्स से काफ़ी प्रोटेक्टेड तरीके से यह बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको अगर शीशे का कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना होगा किसी बैग में रखकर, तो श्योरली आप ऐसा कोशिश करोगे कि उसे चारों तरफ से ढक कर रखें या कवर करके रखें किसी हार्ड सरफेस से, ताकि अगर बाहर से कोई जर्क भी लगे तो वो शीशे का सामान जो अंदर है वो सेफली रह सके। सिमिलरली हमारा लंग्स जो है वह बोन्स से प्रोटेक्टेड है। इन बोन्स को रिब केज कहा जाता है क्योंकि ये केज की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक पिंजड़े की तरह दिखती हैं ये हड्डियाँ, कुछ कर्व सी रहती हैं, तो इसलिए, और ये सारे जो बोन्स हैं वो मिल करके रिब केज बनाते हैं। तो एंड लोअर सरफेस पे मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको डायाफ्राग्म कहते हैं। तो ये रहा, दोनों तरफ से रिब केज से प्रोटेक्टेड है, नीचे से डायाफ्राग्म से प्रोटेक्टेड है एंड बीच में आपका लंग्स प्रेजेंट है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो इस कैविटी में कुछ चेंजेस दिखने को मिलता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम में ये कांस्टेंट जैसे हैं वैसे ही नहीं रह जाते। वाइल इनहेलेशन, जब हम सांस ले रहे होते हैं, द रिब केज मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड द डायाफ्राग्म मूव्स डाउनवर्ड। पर्पस क्या है? तो जब हम सांस ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि अधिक से अधिक अमाउंट में हम एयर को स्टोर कर सकें या एयर को अंदर ले सकें, तो उसके लिए जो स्पेस प्रेजेंट है उसका बढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए रिब केज इस तरह से रीओरिएंट होते हैं, पूरा ये कैविटी इस तरह से रीओरिएंट होता है कि मैक्सिमम स्पेस मिल सके फॉर एयर टू एग्जिस्ट देयर। इसलिए रिब केज विल मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड द डायाफ्राग्म विल मूव डाउनवर्ड्स, इंक्रीजिंग द होल एरिया। नेक्स्ट, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो ज़रूरत होती है कि कंप्रेस किया जाए ताकि मैक्सिमम अमाउंट में एयर जो है वो एक्सहेल आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। यहाँ पे हमारा पर्पस है एग्जिट आउट करवाना एयर को। अगर किसी जगह से आपको एयर को या किसी भी चीज़ को एग्जिट आउट करवाना होगा तो आप उसे पुश इन करते हैं। उसी तरह क्या होता है, ये रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करता है और डायाफ्राग्म भी ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि एक कंप्रेशन क्रिएट हो और एयर बाहर निकले, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो बाहर निकल जाए। तो यह कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं इस कैविटी में वाइल इनहेलेशन, वाइल ब्रीदिंग।
एक प्लास्टिक मॉडल काफ़ी पॉपुलरली यूज़ किया जाता है जिसमें प्लास्टिक बॉटल, बलून्स, विंड पाइप, इनकी मदद से लंग के मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स गेट एक्विंटेड विथ व्हाट दे रिप्रेजेंट। यह जो आपका बॉटल है ये पूरा का पूरा कैविटी को शो कर रहा है। ये पाइप्स जो हैं, स्ट्रॉज जो हैं, ये विंड पाइप को शो कर रहे हैं, और जो बलून्स अटैच्ड हैं विंड इस स्ट्रॉ से वह रिप्रेजेंट कर रहे हैं हार्ट को। नीचे जो बलून लगा हुआ है वह दिखा रहा है डायाफ्राम को। जब आप डायाफ्राम को पुश कीजिएगा, नीचे की तरफ खींचिएगा, तो स्पेस बढ़ेगा और विंड पाइप यानी कि इस प्लास्टिक स्ट्रॉ से रश करता हुआ एयर बलून्स में फिल हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब इनहेलेशन हो रहा होता है तो डायाफ्राम नीचे की ओर मूव करता है और लंग्स में एयर भरता है। वहीं जब आप इसको छोड़िएगा तो यह ऊपर की ओर आएगा। यह जो प्लास्टिक बलून है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डायाफ्राम को, वह जब ऊपर की तरफ जाता है तो जो लंग्स है उसमें से एयर विंड पाइप के थ्रू रश करके बाहर निकलते हैं और लंग्स यहाँ पे सिकुड़ जाता है। यहाँ पे बलून्स के सिकुड़ने से लंग्स के सिकुड़ने को दिखाया जा रहा है। तो यह एक काफ़ी पॉपुलर मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है लंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। यू कैन ट्राई इट एट होम एज वेल। बहुत सिंपल है इसको असेंबल करना। So here we are done with mechanism of breathing and which parts are involved in it. I will conclude the first discussion of this chapter. We are done with breathing here. In next video lecture we will talk about respiration. So stay tuned, like, share and subscribe to our YouTube channel Bihari Backbenchers. Thank you.